ठीक है, तो आज बेसिकली जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर आज हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ का सेगमेंट पढ़ रहे हैं ना, वो एक तरह से एएस लेवल वाला सेगमेंट है। A2 लेवल वाला सेगमेंट आज हम नहीं कवर कर रहे होंगे। तो ये सारी वो चीजें जो आपने एएस में ही पढ़ी हुई है, पर मसला ये है कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको हम डायरेक्टली A2 वाला पार्ट नहीं कर सकते। पहले पूरा एएस वाला पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा A2 वाला पढ़ाऊंगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत दो हिस्सों में टूटा हुआ है। एक इसका सेगमेंट एएस वाला है जो कि बेसिक बच्चों वाला है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और अभी मैं पूरा कवर कराऊंगा इसको, प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी चीजें। फिर एक पार्ट ऐसा है जिसमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, कंजर्विंग रिसोर्सेज वाला पार्ट आता है, पॉलिसीज टू इंक्रीज इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ को एनकरेज कैसे करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में लोगों ने डाल दी हैं। पर अगर हम बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक मतलब ये है कि जब एक इकोनॉमी का रियल जीडीपी बढ़ता है, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय रियल जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर रियल जीडीपी भी अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स तक बढ़ रहा है ना, मतलब जैसे अगर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स का मतलब है अगर 6 महीने तक इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी आ रही बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। मतलब अगर 6 महीने तक आपका रियल जीडीपी बढ़ रहा है देन ओनली यू आर ग्रोइंग, वरना यू आर नॉट। सही है। एक्चुअल ग्रोथ का मतलब होता है जब आपका रियल जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू अ राइज इन द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से जब ग्रोथ आती है तो उसको एक्चुअल ग्रोथ कहते हैं। सही है। तो बेसिकली C+I+G+X-M इक्वेशन है, अगर आपको याद हो। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा और एम करेगा, तो ये सारी चीजें आपकी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती हैं। सही है। तो आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि बेसिक चेन आपको याद होनी चाहिए कि जब एडी बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है, रियल जीडीपी बढ़ जाता है। तो दिस इज एक्चुअल ग्रोथ। तो एक्चुअल ग्रोथ को बेसिकली अगर पीपीसी के थ्रू दिखाना है तो इनसाइड द पीपीसी इज अनएम्प्लॉयमेंट, और जब एडी बढ़ता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाती है, तो दिस इज एक्चुअल ग्रोथ, दिस इज थ्रू अ पीपीसी। सही है। और जब पोटेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि बेसिकली आपका पीपीसी राइट पे शिफ्ट हो रहा है, आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट हो रहा है, आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं, तो आपकी इकोनॉमी में पोटेंशियल ग्रोथ आती है। तो पोटेंशियल ग्रोथ इज व्हेन द पीपीसी शिफ्ट टू द राइट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ? एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ का रिलेशनशिप इतना है, सिर्फ इतना है कि एन इकोनॉमी शुड ऑलवेज एम फॉर प्रोलॉन्ग ग्रोथ। प्रोलॉन्ग ग्रोथ का मतलब है कि जब आपकी इकोनॉमी का एक्चुअल और पोटेंशियल साथ बढ़ता है। फिर एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि एन इकोनॉमी शुड बी एमिंग फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि डिफ्लेशनरी गैप कितना है। मतलब अगर एक इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल डिफ्लेशनरी गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं और बहुत ज्यादा एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज फारिग हैं, तो उस टाइम पे आपको पोटेंशियल ग्रोथ का कोई काम नहीं है, आपको एक्चुअल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। पर अगर एक इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप बहुत कम है और मेजोरिटी रिसोर्सेज यूज्ड अप हो चुकी हैं, एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से बहुत कम रिसोर्सेज बच गई हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में फिर यू विल नॉट एम फॉर एक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि हो सकता है आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए। तो यू शुड बी going for potential growth where you shift your PPC to the right. नॉर्मली देखा जाए तो एक इकोनॉमी को कंबाइंड पॉलिसीज लगानी चाहिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, दैट इज एक्सपेंशनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी प्लस सप्लाई साइड पॉलिसीज टू हैव अ प्रोलॉन्ग ग्रोथ। तो पॉलिसीज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हम देखेंगे जो बेसिक एएस लेवल वाली हैं। पर उससे पहले आप देख लो कि एक्चुअल ग्रोथ में आप क्या क्या डायग्राम्स पेपर में बना सकते हो। यू कैन शिफ्ट द एडी टू द राइट, यू कैन शो इट थ्रू अ शॉर्ट रन ग्राफ, यू कैन शो इट थ्रू अ लॉन्ग रन ग्राफ जिसमें आप इन्फ्लेशन के सारे स्टेजेस दिखाते हो, या आप सिंपली पीपीसी के थ्रू भी दिखा सकते हो, या आप पीपीसी के थ्रू भी उसको ये चीज दिखा सकते हो। कोई सवाल? नहीं नहीं, सारी नहीं बनानी है, मतलब पेपर में कोई एक ही बनाएंगे। जैसे मैं एक और ग्राफ दिखाता हूँ जो आप पेपर में बना सकते हो A2 लेवल वाला। 1 मिनट दे दो बस। अच्छा, एक ये ग्राफ भी जो आप है पेपर में बना सकते हो, वैसे तो रेकमेंडेड यही वाला है, A2 लेवल वाला ग्राफ ही रेकमेंडेड है। A2 लेवल वाला ग्राफ भी रेकमेंडेड है जिसमें आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के दिखा दो, पर वो बेसिक वाले भी बन सकते हैं, मसला नहीं है। मेरे हिसाब से ये बनाना चाहिए, अगर ये वाला नहीं बना रहे ना तो फिर ये वाला बनाना चाहिए। पीपीसी के थ्रू तो दिखाने का मकसद नहीं है कुछ। ठीक है।
अच्छा, फिर पोटेंशियल ग्रोथ के ये ग्राफ्स हैं। पोटेंशियल ग्रोथ में या तो आप पीपीसी को राइट पे शिफ्ट करो, या तो कीनजियन मॉडल से इसको शिफ्ट करके दिखा दो, या तो मोनेट्रिक्स के मॉडल से दिखा दो। मोनेट्रिक्स का एलआरएएस एक वर्टिकल लाइन होती है ना, तो इससे भी दिखाया जा सकता है कि एलआरएएस को राइट पे ले जाओ, बुल के पोटेंशियल को बढ़ा के दिखा दो। तो ये मोनेट्रिक्स का ग्राफ है। बहुत तरीके हैं दिखाने के। सही है। अब एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब व्हाई इज इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल? तो डिजायरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, तो आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो इससे इनकम्स बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी कम देने पड़ते हैं, और यही पैसा फिर जो बच रहा है वो अदर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी पे स्पेंड कर दो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। इनकम्स बढ़ती हैं तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज लोग अफोर्ड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पॉवर्टी कम होती है। इनकम्स बढ़ती हैं तो पीपल स्पेंड मोर, तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। इनकम्स बढ़ती हैं तो इनकम टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। तो हर तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर यही टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर सकती है ऑन द हेल्थ केयर, ऑन द ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पेंशन के तौर पे कर लो, और इससे आपकी इनकम इनइक्वालिटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि एक इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ रहा है तो इससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, इनफ्लोज बढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है। रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, मल्टीनेशनल जाएंगे, इससे आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिक। सही है। अच्छा, फिर आप डिसएडवांटेजेस बताओ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? 0.7% है बेटा ग्रोथ रेट अभी फिलहाल। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट डिजायरेबल। नॉट डिजायरेबल का मतलब कि आपकी इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इससे शॉर्टेज होगी, प्राइस लेवल बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, तो आपका प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट करेगा विद अदर ऑब्जेक्टिव्स। इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ये भी बोला जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है। देखो, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में रियल जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी में पीपल आर अर्निंग मोर। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोग ज्यादा पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं। जब आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे तो आपकी जिंदगी से लेजर टाइम कम हो जाएगा, ये हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगा, तो दिस विल लीड टू अ फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द इकोनॉमी, क्योंकि ऐसे तो फिर कमाने का फायदा क्या है जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही कम हो रही है। कभी कभार ये भी बोला जाता है कि एक इकोनॉमी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव हो रही है। अब कैपिटल इंटेंसिव होने का मतलब है कि मशीन जो है वो लेबर को रिप्लेस कर रहा है। जब मशीन लेबर को रिप्लेस कर रहा है तो इससे तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो फिर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और ऐसी ग्रोथ का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे तो आपकी इकोनॉमी में इनकम्स कम हो रही है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक इकोनॉमी ग्रो इसलिए कर रही है क्योंकि जो है ना वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपके नॉन जो ऐसे रिसोर्सेज जो वापस से नहीं मिल सकते आपको, वो खत्म होती जा रही है, डिप्लीट हो रही है। अनसस्टेनेबल ग्रोथ है। अब इस चीज को हम टच करेंगे आगे A2 वाले सेगमेंट में, जिसमें हम सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। सही है। तो आजकल बेसिक चीज नहीं देखी जा रही कि रियल जीडीपी बढ़ा है तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसके ये फायदे ये नुकसान है। आजकल बहुत एलिमेंट्स आ गए इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है। फिर आप ये भी कह सकते हो व्हेन पीपल अर्न मोर, जब उनकी इनकम्स बढ़ती हैं तो वो इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, व्हिच मे लीड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अगेन दिस इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। हैवी फैक्ट्रीज लग रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज बढ़ रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ रही है, लोगों की हेल्थ कम हो रही है, तो इससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। और कभी कभार जब एक इकोनॉमी ग्रो होती है तो इससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ती है। क्योंकि बात वही है कि अगर अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब की इनकम नहीं बढ़ रही, या गरीब उसी स्टैंड पे उसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पर वो पहले से ही था, तो फिर ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा हार्मफुल है मुल्क के लिए। इससे बेहतर है इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करती। सही है।
इज इकोनॉमिक ग्रोथ गुड और बैड? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है या इकोनॉमिक ग्रोथ बुरी है? इट डिपेंड्स कि क्या लोगों में बेनिफिट इक्वली शेयर हो रहे हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है कैपिटल इंटेंसिव की वजह से। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल है? क्या ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है? टाइप ऑफ ग्रोथ क्या है, एक्चुअल है क्या पोटेंशियल है? अब ये डिफ्लेशनरी गैप पे भी डिपेंड करता है। रेकमेंडेड तो वही है कि दोनों साथ हो, प्रोलॉन्ग ग्रोथ। फिर आप उसको उस पर भी आओ कि इकोनॉमी का टारगेट ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर आपका टारगेट ग्रोथ है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी बढ़ जाएंगे, इनकम्स भी बढ़ जाएंगी, तो काम हो जाएगा। पर अगर आपका टारगेट डेवलपमेंट है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है वहां पर डेवलपमेंट भी आएगी। देखो, डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ नेसेसरी है, सही है, पर ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट नेसेसरी नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जरूरी नहीं है उसमें डेवलपमेंट हो रही है। पर अगर एक इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो लाजमी तौर पे ग्रोथ आ रही है उसमें, क्योंकि ग्रोथ के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पर बात वही है कि क्या आप ग्रोथ के बाद अगले स्टेप पे जा रहे हो? क्या ऐसा हो रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये देखा गया कि जब एक इकोनॉमी ग्रो होती है ना तो वही लॉन्गर वर्किंग आवर्स, पोल्यूशन, एक्सटर्नैलिटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उससे डेवलपमेंट नहीं आ रही है इकोनॉमी में। तो बहुत इवेल्युएटिव कमेंट्स है जो पेपर में आप लिख सकते हो अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए। सही है। अब कुछ गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी होता है कि 2 से 3% की महंगाई होनी चाहिए। सही है। कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करना है बेटा? तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये सब इवैल्यूएशन ही है। मतलब ये वाला जो मेन पॉइंट वो है ना, ये वाला है कि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इनकम्स के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना है। तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आ रही है तो डेवलपमेंट भी आएगी। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना है। अब जब हम पढ़ेंगे ना उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आएंगी वापस। जनरल एएस वाले पॉइंट्स तो यही है। और फिर ये एक पॉइंट डिफ्लेशनरी गैप वाला, ये बेसिक बेसिक इवैल्यूएशन थोड़ी है भाई, अच्छे पॉइंट्स हैं, इससे क्या एडवांस जाएगा तो। सही है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक प्राइस स्टेबिलिटी है कि कम से कम महंगाई हो, जैसे 2 से 3% की इन्फ्लेशन हो। फिर एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। फिर एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो अभी हमने देखा। फिर एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने एएस में पढ़ा होगा, वापस भी पढ़ेंगे अभी ए2 में। फिर एक होता है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, एएस में पढ़ा होगा, वापस एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे ए2 में। और फिर होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक तरह से हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स ही यही हैं। सही है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है रिच एंड पुअर के गैप को कम करना है। एम्प्लॉयमेंट 100% तो नहीं हो सकती, पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा वही है ना, 96 to 97% एम्प्लॉयमेंट। ये भी डिस्कस करूंगा, एएस वाला पूरा वापस पढ़ाऊंगा मैं हर टॉपिक। सही। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ? देखो, पहला कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी में क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भाई आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, आपकी इकोनॉमी में शॉर्टेज हो जाएगी, फिर सी से डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो एडी के बढ़ने से रियल जीडीपी तो बढ़ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। मसला ये है कि एडी के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो ये तो सब आपको अच्छा लग रहा है। इशू ये आएगा कि एडी के बढ़ने से शॉर्टेज होगी। अब वो शॉर्टेज भी कितनी होगी वो डिफ्लेशनरी गैप पे डिपेंड करता है कि कितना एडी के बढ़ने से महंगाई आ रही है। बट जनरल पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि एन इंक्रीज इन एडी लीड्स टू अ राइज इन द प्राइस लेवल, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबिलिटी से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि डिमांड फुल इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में आएगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्फ्लिक्ट आता है विद बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे तो हम पूरा टॉपिक अभी आगे जाके पढ़ेंगे, पर जनरली ये बात है कि जब आपकी इकोनॉमी में एडी बढ़ता है और आपकी इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती है तो इससे इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ती है। और जब ये इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ती है तो इससे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, विच लीड्स टू अ राइज इन द आउटफ्लोस। तो इससे आपका करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। और करंट अकाउंट में भी जो हिस्सा डेफिसिट होता है ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का होता है। तो ये बातें भी वापस आगे आएंगी जब हम बीओपी पढ़ेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट आपका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये तो बहुत बेसिक है कि एट द टाइम ऑफ ग्रोथ आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज दी जाती हैं कि मुल्क का रियल जीडीपी इतने से बढ़ गया। बात वही है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये एक बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि फैक्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, प्रॉफिट्स तो उनको मिल रहे हैं ना, वर्कर्स को तो वही फिक्स पैसे मिल रहे हैं। तो इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, आउटपुट तो बढ़ रहा है, पर जो फिक्स इनकम वाला है वो फिक्स पे ही है और प्रॉफिट्स वाला बढ़ता जा रहा है आगे जाके। सही है। तो हाउ डू यू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ? अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको ईयर 1 और ईयर 2 की ग्रोथ दी हुई होगी। ईयर 1 का रियल जीडीपी और ईयर 2 का रियल जीडीपी दिया हुआ होगा। इन दोनों रियल जीडीपी को कंपेयर करोगे, परसेंटेज चेंज निकालोगे, न्यू जीडीपी माइनस ओल्ड जीडीपी डिवाइडेड बाय ओल्ड जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर वो रियल जीडीपी का परसेंटेज पॉजिटिव है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर वो रियल जीडीपी का परसेंटेज नेगेटिव है तो फिर रिसेशन है। फिर रिसेशन है। रिसेशन का मतलब है कि जब 6 महीने तक मुल्क का रियल जीडीपी गिरता रहे। अब ये नॉर्मली होता है ड्यू टू अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। अब आप इस चीज को समझो कि आपकी एडी कैसे बढ़ती है जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज लगाते हो, जो भी हम करेंगे, तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। और एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ती है जब आप सप्लाई साइड पॉलिसीज लगाते हो। तो अगर रिसेशन मुल्क में आ रहा है तो वो एडी के कम होने की वजह से आ रहा है। तो एडी कम कब होता है? जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी लगा देती है। और रिसेशन कभी भी जानबूझकर नहीं किया जाता, ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एडी को कम करते हो तो दिस कैन लीड टू रिसेशन। मतलब दिस इज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, जानबूझकर आपने रिसेशन नहीं करा है पर ये हो गया है। या तो कोई इकोनॉमी में एक्सटर्नल शॉक आ गया है, कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से एडी कम हो गया है, पर नॉर्मली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू ही होता है ये। बहुत रेयर सिचुएशन है जिसमें ये खुद गिरना शुरू हो जाए एडी। सही है। अच्छा, रियल जीडीपी कम हो रहा है तो उसके नुकसान क्या है? भाई एडी की वजह से रियल जीडीपी कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाएगा। बजट डेफिसिट हो जाएगा यहाँ पर। सही है। तो एडी कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड फॉर लेबर कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे। आउटपुट गिरेगा तो एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा। इनकम्स कम होंगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, स्टैंड ऑफ लिविंग कम होगा। इनकम गिरेगी तो टैक्स रेवेन्यू गिरेगा, क्योंकि अगर इनकम के बढ़ने पे इनकम टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है ना, तो इनकम के कम होने से ये सब गिरता भी है। तो इससे बजट डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टैक्स को एक्सीड कर जाती है। दिस माइट लीड टू अ राइज इन द नेशनल डेट। गवर्नमेंट के डेट्स बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है। सही है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट पॉइंट ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ईडी कम हो जाता है, जो कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस उसका रिसेशन होता है। पर कभी कभार कोविड, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने ईडी कम नहीं किया था ना, खुद ईडी कम हो गया था, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था वहाँ पे। तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही ईडी गिराए, कभी कभार खुद भी गिर जाता है वो। अच्छा, रियल जीडीपी के कम होने का बेनिफिट क्या है? एडी कम होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। एडी कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सरप्लस ऑफ वर्कर्स होगा, वेजेस कम होंगी, तो इससे बिजनेसेस की कॉस्ट कम हो जाएगी, विच कैन कंट्रोल द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इनकम्स के कम होने से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। सही है। कह सकते हैं, मतलब ये एक पॉलिसी है मुस्तफा जो आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट सेगमेंट देखो, पॉलिसी ही है। देखो, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है ना, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ चाहिए तो फिर आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, और आपको पोटेंशियल ग्रोथ चाहिए तो फिर आपको लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो expansionary fiscal and monetary policy can be used to achieve actual growth, and पोटेंशियल ग्रोथ के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी यूज कर सकते हो। पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से पोटेंशियल ग्रोथ भी आ सकती है। जैसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप इनकम टैक्स को कम करते हो, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाते हो, कंजम्पशन बढ़ाते हो, एडी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है, रियल जीडीपी बढ़ता है, तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई। कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करते हैं तो रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एडी बढ़ती है, रियल जीडीपी बढ़ता है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई। पर कभी कभार ये इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल गुड्स पे हो रही है ना, तो इससे मुल्क का पोटेंशियल भी बढ़ सकता है।
मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसके बढ़ने से शायद पोटेंशियल ग्रोथ आ जाए अगर वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे हो रही है। तो पॉलिसी वही है जो हमने डिफ्लेशन में पढ़ी थी, ये डिफ्लेशन वाली पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो डायरेक्ट एडी का पार्ट है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी पोटेंशियल ग्रोथ आ सकती है, जैसे अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, ईडी बढ़ जाएगा, एक्चुअल ग्रोथ आ जाएगा। पर गवर्नमेंट अगर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे स्पेंड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा, तो दिस कैन लीड टू पोटेंशियल ग्रोथ। अब जो पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस है वो हमने जो डिफ्लेशन में पढ़े थे ना वही है, मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के जो हमने नुकसान पढ़े थे, ये वही नुकसान है सारे। सही है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या, आप जरा इस चीज को समझो, पॉइंट ये है कि हमने जो सवाल करा था कि भाई कैसे फिस्कल पॉलिसी, कैसे फिस्कल पॉलिसी एक नेगेटिव आउटपुट गैप को खत्म करती है, याद है? इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिख सकता है, तो आंसर पूरा सेम ही होगा। बस आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को टच करना पड़ेगा हर जगह पे, आपको हर जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ को टच करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो डबल डबल नहीं होते, आंसर सेम ही है, बस थोड़ा बहुत ट्वीक करोगे आंसर को। वही मल्टीप्लायर, वही सारी बातें समझाओगे यहाँ। मतलब इन दी एंड एडी बढ़ा के वहां पर हम क्या बात करते हैं, एडी बढ़ा के आउटपुट गैप को क्लोज कर दिया, तो वहां पर आउटपुट गैप की बात करेंगे, करेंगे बात। पर फिर आप रियल जीडीपी को टच करना बार बार, बोला देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज होंगी, बाकी डिसएडवांटेजेस भी सेम होंगे, डिसएडवांटेजेस भी सेम होंगे। मैंने आपको उस वक्त ये बताया भी था। बिल्कुल वही सेम आंसर होगा, सेम सेम एग्जैक्टली सेम, वो नंबर्स भी सेम यूज करोगे, मल्टीप्लायर के हर चीज, ग्राफ्स भी सेम है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करोगे, मनी सप्लाई को बढ़ाओगे। अब मनी सप्लाई बढ़ाने के सोर्सेज हैं, मनी सप्लाई के सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। फिर इसका आपको डायग्राम भी याद होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी का डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो आप डायग्राम बनाते हो मनी सप्लाई को बढ़ाने का, जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ जो होता है। सही है। मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा। सही है, तो सेव कम करोगे, स्पेंड ज्यादा करोगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, बोरो ज्यादा करोगे, कंज्यूम ज्यादा करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का रिलेशन पॉजिटिव है, तो डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट कम होंगे, सस्ते होंगे तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, इंपोर्ट महंगे होंगे तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर गिरेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा। तो ये करके आपने एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा दी। पर आपने फिर वही बोला कि ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है अगर ये कैपिटल गुड्स पे, तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ सकती है। अगेन वही बात, जो सवाल मैंने आपको कराया था मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें हमने नेगेटिव आउटपुट गैप को क्लोज किया था, तो सेम क्वेश्चन का आंसर हो सकता है अगर वो पेपर में लिख दे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव की जाएगी, एग्जैक्टली सेम आंसर यूज हो सकता है वहां पे। सही है। अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसीज में क्या बताओगे? बोलो भाई एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है। अब इन्फ्लेशन में आपको पूरा समझाया था ना मैंने, सप्लाई साइड पॉलिसी वही वाली बतानी है, इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच बतानी है। एक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच सिखाई थी, एक इंटरवेंशनिस्ट समझाई थी, एलआरएएस को बढ़ाना है, एलआरएएस को, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच का यूज होता है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से पोटेंशियल बढ़ा दो। सही है, इकोनॉमी में मोबिलिटी इंप्रूव करो, इकोनॉमी में मोबिलिटी इंप्रूव करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वही सारी पॉलिसीज जो आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाई थी वही सब यहाँ पर आएंगी। समझ रहे हो बात? तो सारी वही पॉलिसीज इस्तेमाल की जाएंगी।
ठीक है, तो एक बार मैं उन सवालों पे जाके ना दिखा भी देता हूँ, तो कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं बिल्कुल, जिधर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है ज्यादा। देखो डिफ्लेशन में ना मैंने आपको दो सवाल कराए थे, मैं दिखा देता हूँ, ये कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे ये एक सवाल था, अब इसमें मैंने क्या लिखा था, नेगेटिव आउटपुट गैप को क्लोज करना है ना, यहाँ पर मैं लिख सकता था इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता था, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है। ऐसे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है शायद, एक मिनट सबर करो। किसी एक उसमें आ गया है, नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं सर, मेरे यहाँ पे किसी 2024 के पेपर में आया है, 2024 के किसी पेपर में है शायद, तो 2024 के पेपर करेंगे ना उसमें आएंगे। हाँ बस AO1 में ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन आएगी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आएंगी वगैरह, ये सब बातें बतानी होंगी। AO1 चेंज होगा जाहिर है। हाँ मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर मैंने फोकस किया हुआ है किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, नेगेटिव आउटपुट गैप के ऊपर, तो तुम इकोनॉमिक ग्रोथ लिख देना, रियल जीडीपी, फिर इन्वेस्टमेंट से लिख करके पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा देना इस तरीके से। ग्राफ्स में तुम्हारा एक और डायग्राम ऐड होगा जिसमें तुम LRES को राइट पर शिफ्ट करके दिखा सकते हो, वो वाली चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। LRES 1 आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें तुम राइट पर शिफ्ट करके दिखा दोगे। सही है, एक ही ग्राफ में दोनों दिखा सकते हैं, एक ही ग्राफ में दोनों दिखा सकते हैं। इवैल्यूएशन तो सेम ही रहेगी, पर वही बातें आप थोड़ी बता दोगे जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि कौन सी ग्रोथ है, किस टाइप की ग्रोथ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का नुकसान बताना, और मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक करके, और फिजिकल से। अब यहाँ पर मॉनेटरी, अब देखो मॉनेटरी लिखा हुआ है, अब ये नेगेटिव आउटपुट गैप है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ होगा, वही A1 चेंज करोगे, वही अपने आंसर में बस इकोनॉमिक ग्रोथ को ब्लेंड करना, पोटेंशियल ग्रोथ को ब्लेंड करना, इस ग्राफ में LRAS को राइट पर शिफ्ट कर देना, तो आंसर चेंज हो जाएगा पूरा। तो मेजोरिटी कंटेंट सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत ट्वीक होते हैं आंसर्स, तो इतना कोई फर्क मसला नहीं होगा आपको। सही है। तो लास्ट क्लास में हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे थे, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ के टॉपिक में जितनी भी बेसिक्स थी और जितना भी AS वाला सेगमेंट था वो मैंने पढ़ा दिया था। और क्वेश्चंस भी अगर हम देखें ना, तो A2 लेवल पे AS वाले ही आते हैं, जिसमें वो खाली सिंपली ये कहता है कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कैन achieve the objective of economic growth, how fiscal policy can achieve the objective of economic growth, और supply side policy कैसे अचीव करेगी। तो वो फॉर्मेट सब आपके लिए बहुत सिंपल है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि जब हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के क्वेश्चंस किए थे पॉलिसीज के, उसमें सिर्फ इतना होगा कि वो नेगेटिव आउटपुट गैप की जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ लिख के दे देगा, और बोलेगा फिजिकल पॉलिसी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है, या मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है, और फिर इवैल्यूएशन में हम पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस बता देते हैं। तो हमने पोटेंशियल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, सारी चीजें कर ली थी। अब ये वाला जो सेगमेंट मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का बता रहा हूँ ना, ये रिसेंटली हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, और ये वाला जो सेगमेंट है ना, वो मॉडर्न बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को टच कर रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स और ये सारी चीजों को देखता है। अब मसला ये है कि इसका क्वेश्चन हमारे पास कोई नहीं है, मैं आपको बता दूंगा पॉसिबल क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसका। मैंने 2024 के सारे पेपर्स देख लिए, उसमें मुझे कोई भी सवाल नहीं मिला है। इवन मार्च 25 भी मैंने देख लिया, उसमें भी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला। तो मैं आपको बस खाली जनरली बता दूंगा, जो लगता है कि किस तरह का सवाल उसका आ सकता है, पहले पढ़ा दूं, उसके बाद बताता हूँ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा ये जो फाइल है बाय द वे मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद ही। मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि टॉपिक खत्म नहीं हुआ था हमारा। तो जब हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो व्हाट इज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ? इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से।
अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का आइडिया आपको एस लेवल से होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होती है, कि अमीर और गरीब का गैप कम होना चाहिए, रिच एंड पुअर का गैप कम होना चाहिए, इक्विटी एंड इक्वालिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैं बता भी दूंगा अभी, वैसे भी हम ये चीज पढ़ेंगे, लोरेंट्ज कर्व वगैरह सारी चीजें, पर मैं जनरली आपको अगर ये चीज बताऊं ना तो बेसिकली इक्विटी और इक्वालिटी का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं हमेशा यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक भिखारी आया, आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हुए थे, ठीक है, आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हुए थे, आपके पास एक भिखारी आया, बैगर आया और उसने आपको बोला कि यार पैसे दे दो। अच्छा, पीछे से दूसरा भी आ गया, तो आपने क्या करा, आपके पास 2 50 की नोट थी, आपने 50 रुपए जो है वो एक भिखारी को दे दिए, 50 रुपए दूसरी भिखारी को दे दिए। तो दिस इज इक्वालिटी। इक्वालिटी ये कहती है कि सबके पास इक्वल होना चाहिए, सबके पास इक्वल होना चाहिए। तो आपने एक भिखारी को 50 रुपए दिए, दूसरे भिखारी को 50 रुपए दिए, तो आपने इक्वालिटी कर ली। अच्छा, बाद में आपको ये पता चला कि आपके पास 2 भिखारी जो आए थे ना, ए एंड बी, आपने उन दोनों को 50 रुपए दे तो दिए, आपने इक्वालिटी तो कर ली, पर बाद में आपको ये पता चला कि ए वॉज मोर डिजर्विंग, ए वॉज मोर डिजर्विंग, क्योंकि ए जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, और ए के घर पे ना बहुत अफराद हैं जिनके पास खाना तक नहीं है। तो असूलन होना क्या चाहिए था, अगर आप इक्विटी की तरफ जाना, इक्विटी मीन्स फेयरनेस। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मीन्स फेयरनेस। व्हाट इज फेयरनेस? फेयरनेस ये कहती है, फेयरनेस ये कहती है कि यार अगर तुम ए को ज्यादा पैसे दे देते ना और बी को कम पैसे देते तो ये बेहतर होता। अब बहुत बड़ी डिबेट है यहाँ पे कि इक्वालिटी होनी चाहिए कि इक्विटी होनी चाहिए। तो जब हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी फेयर, इट शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने में और डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होने में बहुत फर्क होता है। यही वाली मिसाल को अगर आप अपने दिमाग में रखो ना हमेशा, तो दो लोगों को तुम 50-50 रुपए दे रहे हो, ये इक्वालिटी है, बट जरूरी नहीं है कि ये फेयर भी हो। हाँ, देयर आर चांसेस कि ये फेयर भी हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेयर नहीं होता। गवर्नमेंट भी जब रैशनिंग करती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में जो होता है, जो जितनी भी कमांड इकोनॉमीज होती है, जितनी भी प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट रैशन करती है, और रैशन इक्वली करती है लोगों में। जैसे मिसाल के तौर पे हर हाउस होल्ड को एक आटे की बोरी दे रही है। अब आपको नहीं पता ना कि एक हाउस होल्ड में कितने बंदे हैं, क्या पता एक हाउस होल्ड ज्यादा डिजर्विंग है देन दी अदर हाउस होल्ड। तो डिजर्विंग वाला जो फैक्टर होता है ना, वो फेयरनेस की बात करता है। सही है। तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, economic growth that is distributed fairly across society and creates opportunities for all. There are two key aspects to the benefits of economic growth being distributed fairly. One is in monetary terms, with all experiencing a rise in income. The second is non-monetary terms, with all experiencing an improvement in the healthcare, for example, या education, for example. तो इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट इक्विटी और इक्वालिटी पे क्या आता है? हमने जब इकोनॉमिक ग्रोथ के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी होती है, ये इक्विटी की बात नहीं कर रहा। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ के टॉपिक में हमने कहीं भी इक्विटी की बात नहीं करी, हमने कहीं भी फेयरनेस की बात नहीं करी। तो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम कंट्रीज एंड इन सम पीरियड्स हैज क्रिएटेड ग्रेटर इक्विटी एंड मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. In many cases, however, the benefits of economic growth have not always been shared equally, or it could be argued fairly. अब होता भी है, नहीं भी होता. Economic growth involves change. Some new industries are created, but others disappear. Those workers who are occupationally and geographically immobile may become unemployed. Economic growth can also be accompanied by a widening of the pay gap. अब एक इकोनॉमिस्ट था साइमन नाम का, और साइमन ने ये एक थ्योरी बनाई थी, द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वाज फॉर्मुलाइज्ड इन अ कर्व, जो कि साइमन नाम के इकोनॉमिस्ट के थ्रू आया था। सही है। और इस कर्व का नाम क्या है? तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आप इस कर्व को नोट करो, इसमें हो क्या रहा है। जीडीपी पर हेड क्या होता है? जीडीपी पर हेड इज द इनकम पर हेड, राइट? तो जीडीपी पर हेड इज द इनकम पर हेड। आप देखो, इनिशियली जब एक इकोनॉमी जीरो लेवल से आती है, तो उसमें इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, और फिर एक स्टेज के बाद मजीद जब इनकम पर रेट बढ़ता है, तो इकोनॉमी नीचे आना शुरू हो जाती है, इनकम इनइक्वालिटी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इनिशियली जब एक इकोनॉमी डेवलप करती है तो एक इनकम इनइक्वालिटी बढ़ना शुरू होती है, और जब वो बहुत ज्यादा अपने आखिरी डेवलपमेंट स्टेज पे होती है तो इनकम इनइक्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है? इट इज प्योरली लिंक्ड विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. इट इज प्योरली लिंक्ड विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर.
होता ये है कि जब एक इकोनॉमी डेवलप करती है और जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर पे आ रही होती है ना, तो फैक्ट्रीज खुलती हैं। अब हर बंदा तो फैक्ट्री नहीं खोलता ना। अगर मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमी डेवलप कर रही है और मैं अपनी फैक्ट्री खोलता हूँ, तो सेकेंडरी सेक्टर ऊपर आना शुरू होता है ना। देखो, जब जब एक इकोनॉमी डेवलपिंग होती है, जब वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग वाले स्टेज पे आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही होता है ना, कि इनिशियली जब आप आगे बढ़ना शुरू होते हो तो आप प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पे स्विच मार रहे होते हो। तो आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू गुजर रही होती है, फैक्ट्रीज खुलती हैं। पर फैक्ट्री एक ओनर खोलता है, और वो ओनर बहुत सारे बंदों को हायर करता है। मसला ये होता है कि जब एक इकोनॉमी डेवलप कर रही होती है, तो फैक्ट्री का ओनर तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा होता है। जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं वो तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, पर जो उनके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनके पैसे कम होते हैं, तभी इनकम इनइक्वालिटी इनिशियली बढ़ती है। जब भी एक इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज पे होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, इनकम इनइक्वालिटी विल इंक्रीज। इनकम इनइक्वालिटी विल इंक्रीज, क्योंकि फैक्ट्री के ओनर्स तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे, पर उसके अंडर जो लोग होंगे ना, वो उतने पैसे नहीं कमा रहे होंगे। फिर विद टाइम एक इकोनॉमी सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर का आना शुरू होती है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वहां पर इनकम इनइक्वालिटी बहुत कम है, बिकॉज दे आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन द टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर नंबर वन पर टर्शियरी होता है, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी होता है। तो टर्शियरी सेक्टर में लोगों को ये चीज पता होती है कि हमें क्या बार्गेन करना है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो नॉर्मली स्किल्ड होते हैं, उनको पता होता है कि भाई हमें कितने पैसे हमारी स्किल के हिसाब से मिलने चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर में जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम पैसे कमा रहे होते हैं। तो व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डेवलप, व्हेन द इनकम पर हेड स्टार्ट्स टू इंक्रीज, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि फैक्ट्री के ओनर्स बहुत पैसे कमा रहे होते हैं और वर्कर्स बहुत कम पैसे कमा रहे होते हैं। पर जैसे जैसे एक इकोनॉमी एक सर्टेन इनकम पर हेड को क्रॉस करती है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आना शुरू हो जाती है ज्यादा, वो डेवलपमेंट स्टेज के और आगे एक स्टेज पे आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, फिर इनकम इनइक्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज व्हाट दिस कर्व शोज। और यहाँ पर इस कर्व में यही बताया गया है कि देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एज अ कंट्री विटनेसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम इनइक्वालिटी राइजेस after a certain level of income becomes more evenly distributed. The Kuznets curve reinforced that economic growth is not inclusive. ये कुजनेट्स कर्व, जो साइमन कुजनेट इकोनॉमिस्ट था, इसने ये जो कर्व बनाया था, उसने ये चीज बोल दी थी कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है। ये जो वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी है, इट कैन बी एन इशू विद गवर्नमेंट्स डीलिंग विद लार्ज पॉपुलेशन रिलेटिव टू द जीडीपी, जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इंडिया फॉर एग्जांपल। तो वहां पर ये कर्व बड़ा एक्यूरेटली फॉलो हो रहा है। जैसे पाकिस्तान अभी इस स्टेज पे होगा, पाकिस्तान अभी इस स्टेज पे, ये वाला स्टेज होगा पाकिस्तान का, मतलब इनकम इनइक्वालिटी बहुत राइस पे। यहाँ तो कोई मसला। अभी मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसका क्वेश्चन अगर आएगा अभी ना, बहुत आसान आएगा, मैं आपको बताऊंगा मतलब कैसे आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं थ्रू विच वी कैन एनकरेज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ? यू सिंपली नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। ठीक है उमर, यू सिंपली नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, खत्म। अगर आपको इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए ना, आप खाली इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो बस। The policies to encourage inclusive economic growth seek to spread the benefits and opportunities created by economic growth more evenly. The policy tools which can be used include redistribution of income using taxes and transfer payments. अब कौन से taxes? Progressive taxes. Progressive taxes क्या कहते हैं? Put more burden on the rich. जैसे income tax is a progressive tax, corporation tax is a progressive tax. तो normally all of the direct taxes are progressive taxes. जितने भी direct taxes होते हैं, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। एंड ट्रांसफर पेमेंट, जाहिर सी बात है, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को कैसे दोगे? थ्रू ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आती हैं, अगर आपको याद हो? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, कंज्यूमर सब्सिडीज। अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट में दो चीजें और भी आती हैं। एक होता है मींस टेस्टेड बेनिफिट। अब जैसे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है ना, ये मींस टेस्टेड बेनिफिट है। मींस टेस्टेड बेनिफिट क्या होता है कि इट इज नॉट बेनिफिट फॉर ऑल, डिजर्विंग लोगों को बेनिफिट दो। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा 1 साल से अनएम्प्लॉयड है, तो उसको बेनिफिट दो। अब हर अनएम्प्लॉयड बंदे को बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपकी नौकरी गए हुए आपको
4 दिन हुए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो गया एज एन अनएम्प्लॉयड, फिर गवर्नमेंट ये देखेगी कि इसको अगर 2 महीने तक नौकरी नहीं मिलती ना, फिर इसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे। तो कैलकुलेटेड होता है ये। पर एक बेनिफिट होता है यूनिवर्सल बेनिफिट। यूनिवर्सल बेनिफिट का मतलब है अमीर को भी मिल रहा है, गरीब को भी मिल रहा है। जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज कर दिया, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब सब्सिडाइज होगा ना, तो इससे अमीर को भी बेनिफिट होगा, गरीब को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि सबको टिकट सस्ती पड़ेगी। तो ये यूनिवर्सल बेनिफिट होता है, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज करना। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज। फिर एक पॉलिसी होती है improves the access for all high quality education which should raise employment and opportunities and pay. तो very common. A relatively high national minimum wage to ensure that those in work can enjoy a good quality life. मिनिमम वेज बढ़ा दो। या फिर आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन करो कि कोई भी ग्रुप ऐसा ना हो कि वो एक्सक्लूड हो जाए ग्रोथ से। जैसे वो कंट्रीज जहाँ पर बहुत सारे मजहब होते हैं, तो वहां पर ये करना बहुत जरूरी होता है। या एक कंट्री जहाँ पर रेस का बहुत इशू है, सही है, रेसिज्म बहुत है, तो वहां पर ये चीजें करने की जरूरत है। यूएस इसमें आता है, इसमें इसके अंदर यूएस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। Improvements in transport and communication links to reduce the geographical immobility of labor and regional differences in income. या आप यहाँ पर ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन कर दो कि ट्रेड यूनियन की पावर बढ़ा दो ताकि वो लोग वेजेस बढ़वा सकें अपने वर्कर्स की। लेजिस्लेशन अगेंस्ट स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर टू इंश्योर दैट वल्नरेबल ग्रुप्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। अब अगर देखा जाए ना, तो ये दोनों चीजें बहुत कंट्रोल में है मॉडर्न इकोनॉमीज में। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल में मॉडर्न इकोनॉमीज में, और ये अब इतना बड़ा इशू नहीं है। चाइल्ड लेबर अब बहुत कम हो गया है दुनिया भर में अगर देखें, और डिस्क्रिमिनेशन भी अब बहुत कम हो गई है, सही है। पॉलिसीज इस पर चली दी हैं, तो इसके थ्रू आप इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज कर सकते हो कि मुल्क ग्रो तो कर रहा है, पर क्या सबको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपको मेक श्योर करने के लिए इन पॉलिसीज का यूज करना पड़ेगा। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद आपके मसले सारे हल नहीं हो जाएंगे। मतलब जैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि जब आप मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करते हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, ठीक है। बिल्कुल, ये जितनी भी मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज है ना, ये सप्लाई साइड पॉलिसीज है। नॉर्मली इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी ही होती है, सही है। अच्छा, फिर आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है आजकल के टाइम पे। अगर सवाल आता भी है ना, तो मोस्ट लाइकली इसी का ही आएगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कैन कंटिन्यू ओवर टाइम, सस्टेन करे, फ्यूचर जनरेशंस को भी मिले। To achieve this requires a deliberate and determined effort to balance economic, social, and environmental objectives. This is because social divisions, lack of access by some to good quality education, housing, and healthcare, and damage to the environment can threaten an economy's ability to continue to produce a higher output. हमने जब इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। आप अपनी रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हो, ओवर स्पेशलाइज कर लेते हो। तो यहाँ से फिर एक टॉपिक कनेक्ट होता है विच इज नोन एज यूजिंग एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। whether you should use your resources or you should conserve your resources for future generations। मतलब डिबेट ये कुछ ऐसी है कि क्या दरख्त काटने चाहिए, क्या हंटिंग करनी चाहिए एनिमल्स की, क्या सारा तेल अभी से निकाल दें। जैसे सऊदीया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अपने तेल को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्टेनेबल नहीं है ये। जिस दिन सऊदीया के पास तेल खत्म हो, उस दिन सऊदीया नक्शे में सड़ जाएगा। तेरे चीज तो ये काफी कंट्रीज के साथ हुआ भी है पास्ट में। तो दे नीड टू डाइवर्सिफाई, दे नीड टू डाइवर्सिफाई। जैसे सऊदी और दुबई काफी सक्सेसफुल है इस चीज में, डाइवर्सिफिकेशन में। सही है, वहां पर अब वर्ल्ड कप भी हो रहे हैं, जैसे सऊदीया में भी वर्ल्ड कप होगा फ्यूचर में। तो टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज्यादा, डिपेंडेंस कम कर रहे हैं ऑयल पे, कंजर्व कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। दे आर कंजर्विंग देयर रिसोर्सेज। अगर मैं कहता हूँ ना कि सऊदीया वर्ल्ड कप करवा रहा है, तो सऊदीया वर्ल्ड कप सिर्फ इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो ऑयल के यूज को कम करना चाह रहा है, डिपेंडेंस ऑन ऑयल को कम करना चाह रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ऑयल का नीड बहुत कम हो जाएगा, जिस तरह ये इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह सब आ रही हैं, सही है। तो यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज can increase economic growth, at least in the short run. For example, cutting down trees in a rainforest, hunting animals in wildlife reserve, or increasing the amount of gas extracted from gas fields can increase output and create jobs. तेल निकालने में भी jobs होती हैं oil rigs में. It can also increase exports and improve the current account position of the country's balance of payment. Exports बढ़ेंगे, balance of trade surplus होगा. In addition, the higher output can increase tax revenue that can be used, for instance, to improve the country's infrastructure and education, which can further generate economic growth. अब इस पैराग्राफ को एक्सटेंड करके आप बहुत अच्छा आंसर एक बना सकते हो।
अब मैं सवाल बताऊंगा तब समझ आएगी क्या बोल रहा हूँ। देयर आर नेवरदलेस सम आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज को कंजर्व करने पे ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनिंग रेन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन रिजर्व में एनकरेज टूरिस्ट। अब कुछ कंट्रीज ऐसे समझती हैं कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को रिजर्व कर देंगे, कंजर्व करेंगे और उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने दरख्त नहीं काटोगे और आप अपने वाइल्ड लाइफ को बचाओगे तो इससे क्या होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा आपकी कंट्री में। मेंटेनिंग रेन फॉरेस्ट में ऑल्सो हेल्प द एनवायरमेंट to by absorbing carbon dioxide. Conserving resources also enables future generations to benefit from them and may mean that the resources can be sold at a higher price in the future. There are a number of factors that may influence the decision as to whether to use or conserve resources. अब वो factor क्या हैं? देखो, one factor in consideration of whether demand for the products created by the resources is likely to increase or decrease in the future. पहली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तेल की डिमांड बहुत बढ़ेगी और फ्यूचर में तेल बहुत महंगा हो जाएगा तो आप तेल को कंजर्व करो, सारा तेल अभी से ना निकालो। सऊदीया को यही समझा रही है काफी कंट्रीज। पर अगर आपको ये लगता है फ्यूचर में तेल की डिमांड बहुत कम हो जाएगी तो तेल निकाल के बेचो अभी और अपने आप को दूसरी चीज पर डाइवर्सिफाई करो। सऊदीया अभी यही कर रहा है क्योंकि सऊदीया को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी तो वो तेजी से ऑयल निकाल निकाल के अपना पैसा टूरिज्म पे लगा रहा है और अपने आप अपनी डिपेंडेंस को हटा रहा है ऑयल से, दूसरे सेक्टर्स में ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरे सेक्टर्स में ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, it would be important that any revenue earned from using them now should be invested into developing other industries, जो कि सऊदीया कर रहा है। It may be advisable to conserve a resource if the country does not currently have a comparative advantage in producing the related product. कंपैरेटिव एडवांटेज का टॉपिक याद है जो एएस लेवल में पढ़ा था कि आप उन रिसोर्सेज को यूज करते हो जो आपको कुदरत की तरफ से ज्यादा मिली हुई है और कोई ऐसी चीज बनाते हो जो दूसरे मुल्कों से सस्ती बना सको। पर अगर आपके पास एक रिसोर्स की एंडोवमेंट है, आपके पास एक रिसोर्स अबंडेंस में जो कि इन द नियर फ्यूचर खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा, फिर भी अगर आपको उस चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो आप जल्दी जल्दी बना के बेच दो। For example, a country may have a significant gold deposit, but they may currently be too expensive to extract. ये पाकिस्तान के साथ मसला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रीजन में बहुत मिनरल्स हैं, बट पाकिस्तान डू नॉट हैव द मनी टू एक्सट्रैक्ट दोस मिनरल्स। वो जिस भी कंट्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार हमें ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, वो कहते हैं कि अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आधा हमारा है। तो पाकिस्तान फिर उनसे डील नहीं करता। ये निकालना बहुत खर्चा होता है। सही है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इफ अ कंट्री हैज सीरियस डेट प्रॉब्लम्स इट मे फील फोर्स्ड इनटू यूजिंग इट रिसोर्स नाउ। जैसे अगर अभी सऊदीया के ऊपर बहुत ज्यादा डेट्स चढ़े हुए हैं तो दे आर फोर्स्ड टू यूज देयर ऑयल, वरना वो कंट्री कैसे चलाएंगे। सही है। फिर एक और चीज आपकी आती है, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हार्म द एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि हो भी रहा है। इसका मेन कॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका मेन कॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका मेन कॉज माइनिंग है, इसका मेन कॉज वाटर पोल्यूशन है। जो टेम्परेचर दुनिया भर में बढ़ रहे हैं उस टेम्परेचर की वजह से जो है ना बहुत चीजें हो रही हैं। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि समंदर के अंदर से जो मछलियां बाहर आ रही हैं, जो डीप सी की मछलियां हैं वो सारी बाहर आ रही हैं। तो वो लोग समझ रहे थे कि अंदर कुछ अर्थ की प्लेट्स में कुछ चेंज आ रहा है और जलजले आने वाले हैं और सुनामी आने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। डीप सी के टेम्परेचर्स जो है ना वो बेसिकली खराब हो रहे हैं, समंदर के टेम्परेचर खराब हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो मछलियां ना वो अपनी जगह चेंज कर रही हैं। सही है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो वो फिर ऊपर आती हैं खाना ढूंढने के लिए, फिर वापसी नीचे जाती हैं, पर वो फंस जाती हैं फिर। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है सारी चीजें। सही है। तो पॉइंट खाली यहाँ पर क्या है कि आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, आप जो पोल्यूशन कर रहे हो, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज को कर रही हैं, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। सही है। तो ये इन पैराग्राफ्स में ना सारी चीजें यही लिखी हुई हैं कि आप अपने रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, टर्शरी सेक्टर भी कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर भी कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर भी कर रहा है, सब मिलके क्लाइमेट का ख्याल नहीं रख रहे। तभी सस्टेनेबल पॉलिसीज लगाई जा रही हैं। वो पॉलिसीज क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तभी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आया जा रहा है। सही है, ताकि पोल्यूशन कम हो। ठीक है। तो क्या पॉलिसीज हैं टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्या कर सकते हो आप? यू कैन सब्सिडाइज अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है, चीजें बनाओ पर तरीके से बनाओ।
ताकि एनवायरनमेंट पे इतना इम्पैक्ट ना आए। लोगों को इन्फॉर्मेशन दो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दो कि भाई यही एनवायरमेंटल मसले हैं, तो जो आप चीजें कर रहे हैं ताकि कंट्रोल करें उसको। क्लियर है? फिर आप कह सकते हो पास लेजिस्लेशन टू बैन और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। जैसे प्लास्टिक के यूज को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जा रहा है, काफी रेस्टोरेंट्स में पेपर स्ट्रॉज यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, और इत्तेफाक की बात है काफी रेस्टोरेंट्स अब पेपर स्ट्रॉज से हट के वापस प्लास्टिक स्ट्रॉज पे आ गए क्योंकि लोगों को मजा नहीं आ रही। तो नॉलेज नहीं है लोगों को, सही है, नॉलेज नहीं है लोगों को। फर्म्स के ऊपर टैक्स लगाओ जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, पोल्यूशन परमिट्स दो। पोल्यूशन परमिट्स का क्या मतलब होता है? पोल्यूशन परमिट्स का मतलब होता है लिमिट दो भाई उनको। जैसे आप एक फैक्ट्री को बोल दो कि इससे ज्यादा पोल्यूशन आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा पोल्यूशन आपको अलाउड नहीं है। तो साइमन जो था ना, जो इकोनॉमिस्ट था, उसका एक और कर्व था विच इज एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व बेसिकली ये कहता है कि व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डेवलप, शुरू शुरू में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होती है, एनवायरमेंटल डेके बहुत ज्यादा होता है, और एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसके बाद एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। तो इन 1991 कुजनेट्स कर्व वाज अडॉप्टेड टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम at low levels of income as in subsistence economies। subsistence economies कौन होती हैं? ये वो economies होती हैं जहां पर लोग खुद खाना उगा के खुद खाते हैं। there is a very low level of environmental decay since such economies are dependent on extractive opportunities with industrialization and increasing, अब देखो यहां से मसला शुरू हो रहा है, with industrialization and increasing income the effect on environment multiply only after a certain income level the quality of environment becomes an issue, so the regulations मतलब so that regulations and taxes are starting to impose। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पहले एक सस्टेनेबल इकोनॉमी थी, मतलब एक सब्सटेंसेस इकोनॉमी थी जहां पर लोग खुद खाना उगा के खुद खाते थे, तो एनवायरमेंटल डेके बहुत कम था। पर जैसे जैसे पाकिस्तान डेवलप होना शुरू हुआ और वो सेकेंडरी सेक्टर पे आना शुरू हुआ तो बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली। जब बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली तो बहुत सारा पोल्यूशन होना शुरू हो गया, तो मुल्क ग्रो तो कर रहा है पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान में आएगा जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चीज रियलाइज करेगी कि यार सेकेंडरी सेक्टर आ तो रहा है, मुल्क ग्रो तो कर रहा है, पर अब वो टाइम आ गया है जहां पर हमें इन पे पॉलिसीज लगाना शुरू करनी पड़ेंगी और इनको रोकना पड़ेगा पोल्यूशन से। तो जिधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक सर्टेन इनकम के बाद फर्म्स को टैक्स करना शुरू करेगी और ये सारी पॉलिसीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगी, तो पाकिस्तान में विद टाइम फिर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो एक कंट्री इन्वायरमेंटल डैमेज होने देती है, पाकिस्तान अभी इन्वायरमेंटल डैमेज होने दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। जब एक पाकिस्तान सर्टेन लिमिट पे ग्रो कर जाएगा ना, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेगी इस चीज को, क्योंकि अगर आप अभी से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दोगे ना तो आप अपने डेवलपिंग स्टेज के पीछे आ जाओगे। क्योंकि अगर आपने अभी अपनी फैक्ट्रीज को तंग करना शुरू कर दिया कि पोल्यूशन ना करो, तो वो सामने से ये बोलेंगे तो क्या करें फिर हम। जब एक सर्टेन इंडस्ट्रीज आपकी डेवलप हो जाए, जब एक सर्टेन इनकम लेवल आपका रीच हो जाए, उसके बाद आप इनको तंग करना शुरू करो। अभी से तंग करोगे तो आपकी कंट्री पीछे जाना शुरू हो जाएगी। तो देर आर प्रोज एंड कॉन्स। बोलते हैं ना कि जब एक मुल्क ग्रो करता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है। अब इसका पेपर में सवाल क्या आएगा? इसका 20 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बहुत अच्छा सवाल आ सकता है ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और सवाल यही होगा कि जो पॉलिसीज आप इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे यूज करते हो टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या वो पॉलिसीज इफेक्टिव हैं? या इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज यूज्ड टू प्रमोट अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस तरह नहीं मार्केट फेलियर के सवाल आते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को खत्म करने के लिए जो पॉलिसीज हैं क्या वो इफेक्टिव होती हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर वो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल ग्रोथ या इवन इंक्लूसिव ग्रोथ का सवाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप पूरा समझाओगे उसको, इंक्लूसिव ग्रोथ या सस्टेनेबल ग्रोथ या क्लाइमेट चेंज। उसी आंसर में फिर पॉलिसी समझाओगे कि इस मसले को हल कैसे करना है। जैसे इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव को कैसे हल करना है, सस्टेनेबल है तो सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लेके आए, और एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज को इंप्रूव करनी है सिचुएशन तो वो कैसे करें। और फिर इवैल्यूएशन में तुम इन पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस बताओगे कि भाई इस पॉलिसी में ये मसला है, इस पॉलिसी में मसला है, इस पॉलिसी में ये मसला है। इस तरीके से 20 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है जो कि आसानी से इस फाइल से आप कर सकते हो। तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, तो इसको यूज करना, सवाल आ सकता है। वैसे तो 2024 के सारे पेपर देख लिए, मार्च 25 भी देख लिया, 2023 में वैसे ही नहीं था, तो ये सवाल अब तक नहीं आया है, आएगा भी तो फिर इसी तरीके से आएगा जो बताया है मैंने। वेरी चीज इसको स्किप आप उसी केस में करोगे जब दूसरा सवाल अच्छा होगा। वैसे देखा जाए तो ये सवाल बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल।
मतलब आपके इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आप पहले उसको बेसिक बताओगे, एक्चुअल ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ, ये सारी चीजें बताओगे। फिर आप जो सवाल होगा उसके बेसिस पे बात करोगे। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डैमेज की बात कर रहा है तो वो सारा बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ये कर रहा है, क्या पॉलिसीज है, फिर इवैल्यूएशन में पॉलिसीज की बुराई बता दो। वही जिस तरीके से मार्केट से लेकर सवाल करते हैं उसी तरीके से होगा ये। क्लियर है? मैं एक सवाल चलो फाइल के साथ लिख के दे दूंगा, 3-4 जो मेरे दिमाग में मैं खुद बना सकता हूँ। बुक में भी सवाल नहीं है इसका, मसला ये है कुछ भी सवाल नहीं है इसका, मैं खुद से कोई बना के आपको दे दूंगा। ग्राफ अगर आप चाहो तो इसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के एलआरएस को राइट वर्ड शिफ्ट करके, या इवन ये वाले कर्व्स जो मैंने आपको बताए साइमन बिस्नेट के, ये वाले आप बना सकते हो। अगर इंक्लूसिव का सवाल है तो फिर ये वाला बनाओ, अगर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डैमेज का सवाल है तो फिर वो वाला बनाओ जो दूसरा बताया मैंने आपको। फिर ये चीज, और असूलन अगर देखें ना तो यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी नहीं लिखते, यहाँ पर जीसी लिखते हैं। अब ये जीसी किया है, ये मैं आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बताऊंगा। ये पॉलिसीज फेल कैसे होंगी, ये बहुत सिंपल है। मतलब आप हर पॉलिसी की बेसिक डिसएडवांटेज बता दो ना, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें। ट्रेड यूनियन को पावर दे दी तो उसके क्या नुकसान है, तो ये सारी चीजें विद टाइम हम पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट फेलियर एक सबसे बेसिक पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। तो इवैल्यूएटिव कमेंट मुश्किल नहीं है इन सवालों।